नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित पहला केंद्रीय डिजिटल बजट संसद में किया पेश। पूंजीगत में भारी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बजट आवंटन 137% बढ़कर हुआ 2,23,846 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बजट ने भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है पर्याप्त धनराशि। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट का किया उद्घाटन। 15 दिनों तक चलने वाले प्रीस्टहुड कार्यशाला की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने मूल जनजातीय धरोहर के संरक्षण का किया आह्वान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जिनमें भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और आधारभूत संरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कोई नया विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के भरोसे की अभिव्यक्ति है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6.8% वित्तीय घाटे का अनुदान, ऋण तथा आवंटन में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 13,88,000 करोड़ रुपए किया गया। 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि पिछले बजट में 94,452 करोड़ रुपए के प्रावधान से 137% अधिक है। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पशुपालन, डेयरी और मछली उद्योगों को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई है। कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई-नेम के साथ 1,000 और मंडियों को एकीकृत करेगी। I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को 2021-2026 तक 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या के समाधान के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2,86 लाख घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। 41,678 crores over a period of 5 years from 2021. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched.
It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह शहर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट ने भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। यह बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। बजट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायक होगा। लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। विपक्षी नेताओं ने बजट में की गई घोषणाओं की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए एक बार फिर यह आरोप दोहराया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की संपत्तियों को पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल अंजान ने कहा कि भीमा क्षेत्र में एफडीआई बनाने से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि इसे कैसे पूरा किया जाता है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 15 दिनों तक चलने वाले प्रीस्टहुड कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तबा तेदिर सहित राज्य भर से आए मूल जनजातीय समुदायों के पुजारी और सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंडिजिनस कला, संस्कृति और भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनजातियों से अपनी पहचान को बचाए रखने और सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। फोकस है खास करके अपना एक जो हमारा ट्रेडिशंस उसको प्रिजर्व करने की। तो हमारा टाइम में क्लास 2-3 में एक किताब होता था जिसमें अरुणाचल प्रदेश का हर एक ट्राइब्स के बारे में कहानी होता था। वहाँ पे उस प्रकार का जो किताब को हम लोगों को फिर दोबारा शुरुआत करना चाहिए। डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए सरकार के ओर से जो बजट हम देंगे उसमें फिर सरकार का रोल होता है। लेकिन आज वो इस कगार पर आ गए कि हमारा सभ्यता, हमारे पेड़, हमारे विश्वास सब खत्म होने, लुप्त होने जा रहे हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए हमारे सरकार कर रहा है। तो सरकार ने ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स बनाया है। म्यांमार में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। देश के वरिष्ठ नेता ऑंग सान सू ची और सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई अन्य नेताओं को आज सुबह सेना ने हिरासत में ले लिया। एनएलडी के प्रवक्ता म्यो यूंत के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ऑंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन मिंट और अन्य कई नेताओं को आज तड़के हिरासत में लिया गया। आज होने वाली म्यांमार की नवनिर्वाचित संसद की पहली बैठक से कुछ घंटों पहले ही हिरासत की यह कार्रवाई की गई। म्यांमार की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आज चुनाव किया जाना था। म्यांमार में लंबे समय कि सैनिक शासन के बाद 2015 में ऑंग सान सू ची ने असैनिक सरकार की कमान संभाली थी। पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनावों में उसकी एनएलडी पार्टी को भारी सफलता मिली थी और सेना समर्थित यूएसडीपी पार्टी को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि कल वेस्ट कामेंग जिले के ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में पहली बार विभिन्न पक्षियों को देखने के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में वन्य जीवों पर आधारित पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थानीय शेडुपेन और बुगुन समुदायों के पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की सराहना करते हुए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जितना है जो हम नेचर का साथ नेचर को मानते आया, हम नेचर का साथ जी के आया, इसलिए हमारा नेचर को हम जितना प्यार करेगा नेचर हमसे ज्यादा और प्यार करेगा। इसलिए जितना जो जंगल है, नेचर है अपना और कल्चर है, इस चीज को हमेशा प्यार करना है, इसको रेस्पेक्ट करना, इनको मान के चलना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।